हेलो दोस्तों, मैं यशवंत इस एआई हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे आर के ट्यूटोरियल को। और दोस्तों, आज हम यहाँ पर आर में फंक्शंस के सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। तो अभी यार स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए अपनी सेशन को। और दोस्तों, समझते हैं सारे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स इसी फंक्शन के आर प्रोग्रामिंग में। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि फंक्शंस जो है वो क्या होते हैं और फंक्शंस जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, और इसका क्या काम होता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो व्हाट इज अ फंक्शन इन आर। अ फंक्शन इन अ प्रोग्रामिंग environment is a set of instruction a programmer builds a function to avoid repeating the same task or reduce complexity। अब ये जो फंक्शन होता है किसी भी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में, वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है या फिर एक इंस्ट्रक्शन का सेट होता है जो कि प्रोग्रामर जो है वो बिल्ड करते हैं फंक्शन को, इसलिए ताकि वो जो है वो यहाँ पर अवॉइड कर सकें सेम काम को बार बार करने से, और जो है यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर सकें, रिड्यूस कर सकें। अ फंक्शन शुड बी written to carry out a specified task may or may not include arguments contain a body। यानी कि जो फंक्शन होता है वो कुछ इन कैटेगरीज पे डिपेंड करता है, जैसा कि आपके पास यहाँ पर आ गया रिटन टू कैरी आउट ए स्पेसिफाइड टास्क। यानी कि आप जो है उसी टास्क को लिख के उठाओगे जो कि आपने स्पेसिफाई कर रखा है, या उस शायद आपके पास या फिर शायद नहीं कि वो आर्गुमेंट्स जो कि इंक्लूड नहीं है। उसके बाद है जो वो कंटेन बॉडी, यानी कि जो फंक्शन होता है वो यहाँ पर किसी न किसी बॉडी के अंदर बनाया जाता है और उसकी कोई ना कोई बॉडी होती है। और उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो मैं कहता है मे और मे नॉट रिटर्न वन और मोर वैल्यूज। शायद या फिर शायद नहीं कि हमारे पास जो है वो एक या फिर एक से ज्यादा वैल्यूज को रिटर्न करे। तो ये हमारे पास बेसिक सा जो है वो यहाँ पर कॉन्सेप्ट हो गया फंक्शन का। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हो आर इंपॉर्टेंट बिल्ट इन फंक्शंस। आर के अंदर आपके पास बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जिनको लेकर आप यहाँ पर आर के अंदर काम कर सकते हो, और अभी जो है हम लोग इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो देयर आर अ लॉट ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस इन आर। आर मैचेस योर इनपुट पैरामीटर्स विद इट्स फंक्शन आर्गुमेंट्स। आपके पास आर के अंदर बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जिसके साथ आप काम कर सकते हो, अपने काम में ले सकते हो। आर मैचेस योर इनपुट पैरामीटर्स विद इट्स फंक्शन आर्गुमेंट्स। और आर जो है उसके साथ आपको जो पैरामीटर्स होते हैं, जो कि इनपुट पैरामीटर्स होते हैं, वो फंक्शन के आर्गुमेंट्स के अंदर मैच करते हैं, आइदर बाय वैल्यू और बाय पोजीशन। या तो आपके पास वैल्यू से करेंगे या फिर आपके पास पोजीशन से करेंगे। देन एग्जीक्यूट द फंक्शन बॉडी, और फिर जो है फंक्शन की बॉडी है उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। फंक्शन आर्गुमेंट्स कैन हैव डिफॉल्ट वैल्यूज। इफ यू डू नॉट स्पेसिफाई दीज आर्गुमेंट्स आर विल टेक द डिफॉल्ट वैल्यू। फंक्शन आर्गुमेंट जो है वो बेसिकली उनके पास डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं अपनी। अगर आपके पास कोई आर्गुमेंट्स आपने स्पेसिफाई नहीं किया तो आर जो है वो डिफॉल्ट वैल्यू को ले लेता है। It is possible to see the source code of a function by running the name of the function itself in the console। अगर ये पॉसिबल हो या फिर आपके पास सोर्स कोड है उस फंक्शन का, तो आप जो है उसको रन करवा सकते हो उसके नाम के हिसाब से जो कि आपके फंक्शन के अंदर प्रेजेंट है। अब आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हो कि आपके पास यहाँ पर ये जो है str, ये बेसिकली बिल्ट इन फंक्शन है जो कि डेटा फ्रेम के स्ट्रक्चर को देखने के लिए यूज किया जाता है। str का मतलब होता है स्ट्रक्चर। आप डेटा सेट के स्ट्रक्चर को देख सकते हो इस str वाले फंक्शन से। अब हमने यहाँ पर फंक्शन लगा और आप यहाँ पर देख रहे हो फंक्शन के ऑब्जेक्ट, ये हमारा फंक्शन है, इसके अंदर हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा मेथड है, और मेथड में कौन सा यूज किया, str मेथड। उसके बाद ये जो है ये आपके पास इसका एनवायरनमेंट है, जो कि आपकी एनवायरनमेंट की यहाँ पर मैं बोलूंगा ना लोकेशंस हो सकती है, और ये आपके पास बाइट कोड है, ठीक है। ये जो है ये हमारे पास एग्जांपल, और ये हमारा कंसोल है जिसके अंदर ये सारी चीजें लिखी गई हैं। तो एक चीज हमने लिखी str यानी कि स्ट्रक्चर, उसके बाद हमारे पास जो है वो सारी चीजें यहाँ पर डिटेल में आ गई। उसके बाद ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि हैं जनरल फंक्शन, मैथ्स फंक्शन और स्टैटिस्टिकल फंक्शन, इनको जो है अभी हम लोग यहाँ पर आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जनरल फंक्शन को। We are already familiar with general function like cbind, rbind, range, sort, order functions। हम लोग जो है कि पहले से जो है वो जनरल फंक्शन के साथ में फेमिलियर है, जैसे कि आपके पास cbind यानी कि कॉलम बाइंड, rbind यानी कि रो बाइंड, रेंज किसी स्पेसिफिक रेंज तक आपको जाना है तो रेंज फंक्शन, सॉर्ट करना है तो सॉर्ट फंक्शन, ऑर्डर करना है तो ऑर्डर फंक्शन। ईच ऑफ दीज फंक्शन हैज अ स्पेसिफिक टास्क, यानी कि इसमें से हर एक फंक्शन का अपना एक स्पेसिफिक टास्क है जो कि उसको लेकर कंप्लीट किया जाता है। टेक्स आर्गुमेंट्स टू रिटर्न
एन आउटपुट, और हम लोग जो है जो आउटपुट्स होते हैं उनको रिटर्न करने के लिए किसी न किसी आर्गुमेंट्स को जो है वो काम में लेते हैं। फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट फंक्शन वन मस्ट नो। आपके पास ये कुछ जो है वो फंक्शंस हैं जिनके अंदर से आपको जो है वो जानना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देख लो, सबसे पहले हमारे पास आ गया diff फंक्शन। If you work on time series, you need to stationary the series by taking their leg values. अगर आप यहाँ पर टाइम सीरीज के साथ काम कर रहे हो तो आपको जो है वो यहाँ पर स्टेशनरी की जो वो जरूरत पड़ेगी सीरीज के टाइम पे जब आप जो है लेग वैल्यूज को ले रहे हो। एज स्टेशनरी प्रोसेस अलाउज कांस्टेंट मीन वेरिएंस एंड ऑटो कोरिलेशन ओवर टाइम। और जो आपके पास स्टेशनरी प्रोसेस होता है वो आपको अलाउ करता है कांस्टेंट मीन वेरिएंस एंड ऑटो कोरिलेशन ओवर टाइम, यानी कि टाइम के साथ। दिस मेनली improves the prediction of a time series। और ये बेसिकली जो मैं बोलूंगा ना इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये मेनली जो है इंप्रूव करता है टाइम सीरीज की प्रिडिक्शंस को। इट कैन बी इजीली डन विद फंक्शन डिफ, यानी कि आप जो है फंक्शन डिफ की मदद से आसानी से कर सकते हो। वी कैन बिल्ड अ रैंडम टाइम सीरीज डेटा विद ट्रेंड एंड देन यूज द फंक्शन डिफ टू स्टेशनरी द सीरीज। आपके पास यहाँ पर जो आप कोई भी रैंडम सा टाइम सीरीज डेटा के साथ में जो है वो यहाँ पर किसी ट्रेंड को चेक कर रहे हो तो आपके पास जो डिफ वाला फंक्शन है ये उस जो टाइम सीरीज को स्टेशनरी रखने में सीरीज को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर रहता है। द डिफ फंक्शन एक्सेप्ट्स वन आर्गुमेंट अ वेक्टर एंड रिटर्न सुटेबल लेग्ड एंड आइटरेटेड डिफरेंस। अभी जो आपके पास डिफ फंक्शन है ये एक्सेप्ट करता है एक आर्गुमेंट को, आपके पास वेक्टर को, और रिटर्न करता है सुटेबल लेग्ड और आइटरेट डिफरेंस को। तो ये जो है ये हमारे पास हो गया पहला फंक्शन जो कि था जनरल फंक्शन। अब आप इसकी एग्जांपल भी देख लो तो आपके पास आ गया भाई, मान लो ये टाइम सीरीज मॉडल है, ठीक है, ये टाइम सीरीज मॉडल है और ये जो है हमने यहाँ पर बनाया है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो सेट डॉट सीड और यहाँ पर जो है हमने वैल्यू दे दी 1 2 3। क्रिएट द डेटा, सबसे पहले डेटा क्रिएट करेंगे। x इज इक्वल टू एन नॉर्म यानी कि नॉर्मल 1000 दिया। ts यानी कि टाइम सीरीज, एक ये वेरिएबल है जिसमें हमने स्टोर करवाया है कमसम, और यहाँ पर आ गया कमसम भी एक तरह का वेरिएबल होता है जिसमें हमने जो है ये वाली जो वेरिएबल है x जिसमें हमने स्टोर करवाया उस वेरिएबल का नाम हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। अब हमारे पास आ गया स्टेशनरी द सीरीज डिफ अंडरस्कोर टाइम सीरीज। अब डिफरेंस यानी कि ये डिफरेंस बताएगा हमारी ओरिजिनल टाइम सीरीज और हमारा जो यहाँ पर अभी जो हमने स्टेशनरी टाइम सीरीज है उसके अंदर। तो आप यहाँ देख रहे हो डिफ इज इक्वल अंडरस्कोर ts यानी कि टाइम सीरीज। तो ये डिफरेंस वाला टाइम सीरीज है, एक वेरिएबल जिसमें हमने यहाँ पर डिफरेंट का टाइम सीरीज को स्टोर करवा दिया। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास इसमें रोज होंगी और हमने कॉन्केटिनेट किया है यहाँ पर एक रो और दो कॉलम को। प्लॉट करेंगे सीरीज को तो यहाँ पर करेंगे प्लॉट फंक्शन का यूज, तो यहाँ पर करेंगे प्लॉट। उसके बाद हमारा जो यहाँ पर वेरिएबल है पहला वाला ts यानी कि टाइम सीरीज वाला वेरिएबल उसको दे दिया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आएगा टाइप कौन सी है l। उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पर आएगा सेकंड प्लॉट जो कि होगा डिफ, यानी कि दो प्लॉट बनेंगे, एक हमारा ओरिजिनल टाइम सीरीज होगा और एक हमारा यहाँ पर डिफरेंस क्या आ रहा है टाइम सीरीज में, स्टेशनरी है या फिर नहीं है टाइम, तो वो जो है वो हमारे पास यहाँ पर आएगा, यानी कि ट्रेंड जो है वो टाइम के साथ स्टेशनरी है या फिर नहीं। तो आप यहाँ देख रहे हो प्लॉट डिफरेंस, उसके बाद टाइम सीरीज और फिर टाइप जो है इसमें हमने एल दे दी। अब जैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे हमारे पास रिजल्ट जो है वो कुछ इस तरीके का जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हो इंडेक्स जो है वो यहाँ पर ये आ गया टाइम सीरीज और ये गया डिफरेंस टाइम सीरीज, यानी कि दोनों ग्राफ्स में आप देख रहे हो टाइम सीरीज जो है वो यहाँ पर डिफरेंट है। जो आपके पास टाइम सीरीज है वो डिफरेंट है और आपके पास जो डिफरेंस वाला टाइम सीरीज है वो भी एकदम डिफरेंट है। तो ये जो है ये स्टेशनरी नहीं है टाइम के साथ, मतलब ट्रेंड जो है वो टाइम के साथ स्टेशनरी नहीं है। ट्रेंड जो है वो कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि टाइम अगर बढ़ा तो ट्रेंड भी बढ़ा, टाइम अगर कम हो तो ट्रेंड भी जो है वो कम हो गया, ऐसा जो है वो यहाँ पर नहीं है। ये जो है टाइम के साथ साथ बढ़ेगा या फिर टाइम के साथ साथ जो है वो कम होगा, ऐसा यहाँ पर नहीं है। ये दोनों जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर हो गया जनरल फंक्शन। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पर लेंथ फंक्शन और यहाँ पर ये कहता है इन मैनी केसेस वी वांट टू नो द लेंथ ऑफ अ वेक्टर फॉर कंप्यूटेशन और टू बी यूज्ड इन अ फॉर लूप। द लेंथ फंक्शन काउंट्स द नंबर ऑफ रॉज इन वेक्टर एक्स। आपके पास बहुत सारे केसेस में ये चाहते हैं कि भाई हम जो है यहाँ पर वेक्टर की लेंथ को जान सकें कंप्यूटेशन के टाइम पे, ताकि हम जो है इसको फॉर लूप के अंदर यूज कर सकें। द लेंथ फंक्शन काउंट्स द नंबर ऑफ रॉज। अब जो लेंथ फंक्शन है उसकी मदद से काउंट करेंगे नंबर ऑफ रॉज कितनी है आपके पास उस वेक्टर में। द फॉलोइंग कोड इंपोर्ट द कार्स डेटा सेट एंड रिटर्न द
नंबर ऑफ रॉज। और जो आपके पास यहाँ पर कोड होता है, इनके कोई भी आपके पास कोड होगा तो वो कोड जो है वो यहाँ पर स्कार वाले डेटा सेट में जो है वो रिटर्न करेगा नंबर ऑफ रॉज को, यानी पता कर सकते हैं कि कितनी नंबर ऑफ रॉज हैं, कितनी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले भाई हमने यहाँ पर आ जाते हैं एग्जाम्पल में, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमारे पास है एक वेरिएबल जिसको हमने यहाँ पर नाम दे दिया है डी का, और इस वेरिएबल में हमने स्टोर करवा दिया कार्स वाले डेटा सेट को। अब हम लोग यहाँ पर लगाते हैं कमेंट, और यहाँ पर हमने कमेंट लगाया नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि अभी जो है हमें यहाँ पर जानना है कि इस कार वाले डेटा सेट में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो प्रेजेंट है। तो उसके लिए हमें सिंपली यहाँ पर लेंथ फंक्शन का यूज करना है, और उसके बाद उस वेरिएबल को पास कर देना है जिस वेरिएबल में हमने इस कार वाले डेटा सेट को स्टोर करवाया था। तो उसका नाम है dt, मैंने यहाँ पर dt दे दिया, और अब जो है मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो रिजल्ट मेरे सामने आ जाएगा। उसके बाद सेकंड वाली जो एग्जांपल है उसमें आप देख रहे हो नंबर ऑफ रॉज। अब हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ रॉज को जानेंगे, तो उसके लिए लेंथ फंक्शन यूज करेंगे और सेम वेरिएबल dt, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स कमा एंड देन 1। ठीक है, इससे हमें पता चलेगा कि हमारे पास जो है कितने नंबर ऑफ रॉज हैं, और ऊपर जो है उससे हमें पता चलेगा हमारे पास कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। ठीक है, ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर बात हो गई लेंथ फंक्शन की। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हो मैथ फंक्शन, यानी कि ये भी काफी इंपॉर्टेंट फंक्शंस है आर के अंदर, जो कि है मैथ फंक्शन। आर हैज एन एरे ऑफ मैथमेटिकल फंक्शंस। आर जो है वो बेसिकली एक तरह का एरे होता है जो कि मैथमेटिकल फंक्शंस के साथ में यूज करके काम में लिया जाता है। आप यहाँ पर देख रहे हो कि आपके पास जो है यहाँ पर ऑपरेटर्स हैं और उसकी डिस्क्रिप्शंस हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटर्स की, तो ए बी एस एक्स, ये जो है ये आपके पास एक ऑपरेटर है, और ये क्या करता है, टेक्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। ये क्या करता है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू लेता है किसकी, एक्स की। यानी कि अगर आपको किसी एक्स की या फिर किसी भी वेरिएबल की, किसी भी चीज की जो है आपको यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आपको यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू जाननी है, एब्सोल्यूट वैल्यू पता करनी है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एब्सोल्यूट ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा, ए बी एस यानी कि एब्सोल्यूट ऑपरेटर, और फिर जो है वो आपको एब्सोल्यूट वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद सेकंड ऑपरेटर जो है वो है हमारे पास लॉग। लॉग जो आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, लॉग जो है वो यहाँ पर यूज किया जाता है, लॉगरिथम जो है वो यूज किया जाता है। तो आपने देख रहे हो लॉग, उसके बाद एक्स कमा बेस इज इक्वल टू वाई। अब ये क्या करता है, इसकी डिस्क्रिप्शन है भाई, टेक्स द लॉगरिथम ऑफ एक्स विद बेस वाई। अब ये क्या करता है, ये जो है वो लेता है लॉगरिथम ऑफ एक्स विद बेस वाई, यानी कि वाई के बेस से। इफ बेस इज नॉट स्पेसिफाइड रिटर्न्स द नेचुरल लॉगरिथम। अगर बेस जो है वो स्पेसिफाइड नहीं है तो फिर ये रिटर्न कर देगा हमारे नेचुरल लॉगरिथम को। उसके बाद आता है भाई एक्स, तो यहां पर आ गया एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ये आ गया नेक्स्ट वाला ऑपरेटर एक्सपोनेंशियल एक्स। रिटर्न द एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स, ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा एक्सपोनेंट, यानी कि एक्सपोनेंट जो है एक्स का उसको रिटर्न करेगा। उसके बाद आता है भाई हमारे पास यहाँ पर स्क्वाड, तो ये क्या करेगा, रिटर्न्स द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, यानी कि एक्स का स्क्वायर रूट को जो है यहाँ पर रिटर्न करेगा। उसके बाद आता है भाई हमारे पास यहाँ पर फैक्टोरियल, ये भी आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, फैक्टोरियल रिटर्न्स द फैक्टोरियल ऑफ एक्स। फैक्टोरियल जो ऑपरेटर है वो रिटर्न करता है आपके पास यहाँ पर फैक्टोरियल इसका एक्स का फैक्टोरियल जो है वो आपको यहाँ पर रिटर्न करता है। अब हम लोग यहाँ पर नीचे आते हैं एग्जाम्पल के ऊपर, तो आप यहाँ देख रहे हो सीक्वेंस ऑफ नंबर फ्रॉम 44 टू 55 बोथ इंक्लूडिंग इंक्रीमेंटेड बाय 1। यानी कि आपके पास एक सीक्वेंस ऑफ नंबर है जो कि 44 से लेके जा रहा है 55 तक, और उन सभी के अंदर जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट हो रही है एक से, यानी कि 1 बाय 1 जो है वो इंक्रीमेंट हो रही है। हर एक में एक एक का फर्क आ रहा है, 41 से 42 43 इस तरीके से एक एक का गैप जो है बीच में आ रहा है। ओके, उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हो एक्स अंडरस्कोर वेक्टर, ये हमारा बन गया एक वेरिएबल या एक ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने लिया असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड देन हमने यहाँ पर यूज किया है सीक्वेंस वाले मेथड को। अब यहाँ देख रहे हो SEQ का मतलब होता है सीक्वेंस। उसके बाद 45 से लेके जा रही है सीक्वेंस, हमने क्या दिया 45 से लेके 55 तक। बाय का मतलब होता है वो गैप जो कि इंक्रीमेंट कर रहा है हर एक नंबर को, यानी कि हर एक नंबर के बीच में इंक्रीमेंटेशन कौन सी है, एक की, यानी कि 41 फिर आ गया 42। ऐसा नहीं है कि दो का गैप है, यानी कि 41 के बाद आ गया डायरेक्ट 43, ऐसा नहीं है। आपके पास जो है यहाँ पर आएगा 41 42, मतलब हर एक नंबर के अंदर एक एक का गैप आ रहा है। तो उस गैप को जो हम लोग यहाँ पर जो वो डिफाइन करते हैं बाय से, तो बाय इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद लॉगरिथम, तो लॉग जो आपके पास यहाँ पर ऑपरेटर है उसको लेंगे, लॉग ऑपरेटर को हमने ले लिया। उसके बाद हमने जो है हमारा वेरिएबल एक्स अंडरस्कोर वेक्टर उसको जो है हमने यहाँ पर पास कर दिया। क्यों पास किया, क्योंकि हमने इसके अंदर इस वाले वेरिएबल में स्टोर करवाया था सीक्वेंस को। उसके बाद जब हम रन करेंगे तो रिजल्ट जो है वो हमारे सामने निकल कर आ जाएगा। ओके,
तो अब जो है हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जरा एक्सपोनेंशियल के बारे में। तो आप यहाँ देख रहे हो एक्सपोनेंट, अब हम लोग यहाँ पर एक्सपोनेंट निकालेंगे। तो एक एक जो कि हमने यहाँ पर मेथड्स को डिस्कस किया है, जो कि हमने यहाँ पर जो ऑपरेटर्स उनको डिस्कस किया, तो इन्हीं ऑपरेटर्स को हम लोग इन पे ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे जो कि अभी हमने वेरिएबल में बनाया है। तो आप यहाँ देख रहे हो एक्सपोनेंशियल निकालेंगे अभी हम लोग। तो एक्सपोनेंशियल के लिए EXP वाला जो आपके पास ऑपरेटर है उसको यूज करेंगे। सेम वेरिएबल x अंडरस्कोर वेक्टर इसको जो है इसमें पास कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आ गया स्क्वायर रूट। तो अभी हमें स्क्वायर रूट भी चाहिए, तो स्क्वायर रूट के लिए हमारे पास SQRT वाला जो यहाँ पर कंप्लीट मेरे पास यहाँ पर ऑपरेटर है उसको यूज करेंगे, और उसमें भी जो है वो सेम वेरिएबल x अंडरस्कोर वेक्टर इसको पास कर देंगे तो इसका रिजल्ट जो है वो हमारे सामने आ जाएगा। उसके बाद आपके पास आ गया नेक्स्ट जो कि है फैक्टोरियल। तो अभी हमें जो है फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। तो फैक्टोरियल फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पर फैक्टोरियल जो है ऑपरेटर उसको यूज करना है, एंड देन उसके बाद हमें यहाँ पर जो है वो पास कर देना है एक वेरिएबल को जिसमें हमने यहाँ पर सीक्वेंस को स्टोर करवा रखा है। तो उसका नाम सिंपली x अंडरस्कोर वेक्टर है, उसको हमने दे दिया। अब जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है कुछ इंपॉर्टेंट मैथ के फंक्शंस ऑपरेटर्स जो कि आर के अंदर यूज किए जाते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन की जो कि है स्टैटिस्टिकल फंक्शन। अब स्टैटिस्टिक्स के अंदर स्टैटिस्टिकल फंक्शंस का तो यूज करना ही पड़ेगा क्योंकि हमें जो है यहाँ पर मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, कोवेरिएंस, कोरिलेशन सब चीजें जाननी है हमें, जो है यहाँ पर जानने हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर स्टैटिस्टिकल फंक्शंस को आर के अंदर यूज करना ही पड़ेगा। तो आप यहाँ देख रहे हो आर स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन कंटेन्स वाइड रेंज ऑफ स्टैटिस्टिकल फंक्शंस। आर जो है यहाँ पर स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास बहुत बड़े स्केल पे जो है यहाँ पर स्टैटिस्टिकल फंक्शंस जो है वो देखने को मिलते हैं और आर के अंदर बिल्ट इन होते हैं। तो ये जो है ये अभी हम लोग यहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हो सबसे पहले बेसिक स्टैटिस्टिकल फंक्शंस। तो ये हमारे पास आ गया बेसिक स्टैटिस्टिकल फंक्शंस। सबसे पहले आएगा ऑपरेटर और फिर आएगी उनकी डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले ऑपरेटर की बात करते हैं। तो भाई अगर आपको यहाँ पर मीन फाइंड आउट करना है तो आर के अंदर यहाँ पर मीन जो ऑपरेटर है उसको यूज करना पड़ेगा, और फिर जिसका मीन आपको फाइंड करना है उस वेरिएबल का जो नाम है वो आपको यहाँ पर दे देना, तो आप जो है वो मीन को फाइंड आउट कर पाएंगे। आप यहाँ देख रहे हो मीन ऑपरेटर मीन ऑफ एक्स। मीडियन फाइंड करना है तो मीडियन वाला ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, मीडियन ऑफ एक्स। वेरिएबल यानी कि वेरिएंस, ये वेर का मतलब होता है वेरिएंस। अगर वेरिएंस फाइंड करना है तो जो आपके पास यहाँ पर वेर वाला जो ऑपरेटर है उसको यूज करना है। उसके बाद आ गया एसटी का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको अगर जो है वो निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है एक्स का, तो उसके लिए आपको एसडी यूज करना पड़ेगा। उसके बाद आता है स्केल, स्टैंडर्ड स्कोर। अगर स्टैंडर्ड स्कोर्स यानी कि जेड स्कोर ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड स्कोर्स के लिए आपके पास जो है स्केल वाला जो ऑपरेटर उसको यूज करना है। उसके बाद आता है क्वांटाइल। अब आपके पास यहाँ पर क्वांटाइल होता है तो क्वांटाइल के लिए आपके पास जो है यहाँ पर यूज करना है द क्वार्टाइल्स ऑफ एक्स, यानी कि फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, इस तरीके से जो आपके पास यहाँ पर एंटी क्वार्टाइल रेंज, ये जो है ये आपके पास सारी चीजें आ जाती हैं। उसके बाद लास्ट में आता है समरी, समरी ऑफ एक्स, मीन, मिन, मैक्स। अगर आपको समरी देखनी है मीन, मिन और मैक्स की, यानी कि मीन निकाला, फिर आपने मिनिमम वैल्यू निकाली, फिर आपने मैक्सिमम वैल्यू निकाली, तो ये जो है उसके लिए आपको समरी ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई। एग्जाम्पल के अंदर हमें सबसे पहले बना लेना है एक वेरिएबल जिसको नाम दे दिया हमने यहाँ पर स्पीड का। उसके बाद ले लिया असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद हमने यहाँ पर ले लिया dt। अभी जो dt है ये dt आप सोचकर कंफ्यूज नहीं होगा, dt वही प्रीवियस ऑब्जेक्ट है जो कि हमने यहाँ पर बनाया था। प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर हमने जो ऑब्जेक्ट को देखा था ये वही dt वाला वेरिएबल है जो कि हमने बनाया था dt। उसके बाद हमें देना है डॉलर का साइन, एंड देन हमें यहाँ पर देना है स्पीड को, और उसके बाद हम इसको प्रिंट करेंगे। अब जैसे हम इसको प्रिंट करेंगे तो अभी हमारे पास जो है यहाँ पर मीन निकल कर नहीं आएगा। मीन निकालने के लिए हमें मीन ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर सिंपली कमेंट लगा दिया मीन स्पीड ऑफ कार्स डेटा सेट। हमें जो है वो स्पीड का मीन चाहिए, तो हम जो है यहाँ पर इसको यूज करेंगे। तो हमने सिंपली यहाँ पर मीन ऑपरेटर का यूज किया और हमने जो है इस वेरिएबल को जो कि है स्पीड, इसको हमने यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड कर दिया, और जैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे मीन जो है इसका हमारे पास निकल के आ जाएगा। उसके बाद बात आती है भाई मीडियन की। तो मीडियन स्पीड ऑफ कार्स डेटा सेट, ये आ गया हमारे पास कमेंट, और मीडियन निकालने के लिए सिंपली हमें क्या करना है, मीडियन ऑपरेटर का यूज करना है, और उसके बाद हमें यहाँ पर उस वेरिएबल का नाम दे देना है जिसमें हमने जिसका हमें मीडियन जो है वो फाइंड आउट कर लेना है। उसके बाद वेरिएंस, वेरिएंस स्पीड ऑफ कार्स डेटा सेट, ये आ गया हमारा कमेंट। उसके बाद हमें वेरिएंस के लिए वेयर वाला जो यहाँ पर ऑपरेटर है उसको यूज करना है, और उसके बाद हमें जो है जिसका भी वेरिएंस फाइंड आउट करना है उस वेरिएबल का नाम दे देंगे,
और फिर जो है हमारे पास उसका वेरिएंस भी निकल कर आ जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ स्टैटिस्टिकल इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे जो कि आर के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम यूज करें। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पर जरा स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। तो आप यहाँ देख रहे हो कार डेटा सेट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्पीड ऑफ कार्स डेटा सेट। आप यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है स्पीड ऑफ कार्स, यानी कि जो कार्स वाला डेटा सेट है उसमें हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट कर लिया है। अब आप यहाँ पर देख रहे हो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें यहाँ पर एसडीटी वाला जो यहाँ पर ऑपरेटर है उसको यूज करना है। तो मैंने सिंपली यहाँ पर एसडी वाला ऑपरेटर यूज कर लिया और यहाँ पर मैंने वेरिएबल का नाम जो कि स्पीड है उसको मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया और फिर मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आ जाएगा। उसी तरीके से अगर आपको यहाँ पर स्टैंडर्डाइज वेक्टर स्पीड ऑफ कार्स डेटा सेट, अब हम लोग यहाँ पर स्टैंडर्डाइज्ड जो स्पीड है आपके कार की उसको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें सिंपली यहाँ पर स्केल वाला जो ऑपरेटर है जो कि हमने प्रीवियस पढ़ा है उसको हमने यहाँ पर दे देना है। उसके बाद हमने वेरिएबल का नाम देना है और यहाँ पर जो हेड मेथड है ये हेड मेथड हमने इसलिए यूज किया है कि ये जो है हमें फर्स्ट के 5 रिकॉर्ड्स दिखाएगा इसके। उसके बाद हमें जो है यहाँ पर चाहिए क्वार्टाइल स्पीड ऑफ कार्स, यानी कि हमें क्वार्टाइल रेंज चाहिए जिसके एंटी क्वार्टाइल रेंज होता है ना आपके पास, वैसे आपको यहाँ पर क्वार्टाइल रेंज चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्वार्टाइल रेंज के लिए सिंपली यहाँ पर क्वार्टाइल फंक्शन यूज करना, जो आपका ऑपरेटर है उसको यूज करना है। उसके बाद आपको जो है वेरिएबल का नाम पास करना है, आपके पास जो है वो क्वार्टाइल रेंज आ जाएगी। उसके बाद लास्ट यहाँ पर आ गया ऑपरेटर जो कि है समरी। तो कमेंट लगाएंगे समरी स्पीड ऑफ कार्स डेटा सेट, समरी दे देंगे यानी कि समरी ऑपरेटर दे दिया। उसके बाद हमने वेरिएबल पास कर दिया जो कि स्पीड था और हमारे पास मीन, मीडियन, मोड, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और आपके पास जो है यहाँ पर क्वार्टाइल रेंज और एंटी क्वार्टाइल रेंज सारी चीजें जो है जो कि स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स हैं वो सारे निकल कर आ जाएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे पास आर के अंदर और हम जो है आर के अंदर स्टैटिस्टिकल जितने भी आपके पास यहाँ पर फंक्शंस हैं उनको यूज करते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं राइट फंक्शंस इन आर के, आर के अंदर फंक्शंस को कैसे पढ़ा जाता है, क्यों पढ़ा जाता है, क्यों इंपॉर्टेंट है। इन सम ओकेशंस वी नीड टू राइट आवर ओन फंक्शन because we have to accomplish a particular task and no ready made function exist. A user defined function involves a name, arguments and a body. अब हमारे पास कुछ तरीकों से या फिर कुछ ओकेशंस के हम जो है यहाँ पर हमें ज़रूरत होती है कि हम जो है अपना एक फंक्शन बनाएं, क्योंकि हमें जो है अपने पर्टिकुलर टास्क को अकम्प्लिश करना होता है और हमारे पास कुछ फंक्शंस जो है पहले से एग्जिस्ट करते हैं। और जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है उसके अंदर आपके पास नाम, आर्ग्यूमेंट और बॉडी जो है वो इन्वॉल्व होती है। अब फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर देना है फंक्शन का नाम, जो कि मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया फंक्शन डॉट नेम फंक्शन। उसके बाद आपको देना है नाम फंक्शन का एंड देन उसके बाद आपने जो है असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया और ये जो वेरिएबल है फंक्शन डॉट नेम इसके अंदर हमने स्टोर करवाया फंक्शन। यहाँ पर हमें देना है पैरेंथेसिस में आर्गुमेंट्स, कंप्यूटेशन ऑन द आर्गुमेंट्स, सम अदर कोड। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है ये आपके पास जो है वो बॉडी नहीं होगी, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास कंप्यूटेशन ऑन द आर्गुमेंट्स सम अदर कोड। यहाँ पर आपके पास जो है वो आर्गुमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे और यहाँ आप वो कंडीशन प्रोवाइड करोगे जो कि आपने फंक्शन के लिए बनाई है। उसके बाद वन आर्गुमेंट फंक्शन, यानी कि एक आर्गुमेंट के साथ आप फंक्शन कैसे करते हो वो देखेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हो इन द नेक्स्ट स्निपेट we defined a simple square function. This function accept a value and return the square of the value. अब जो आपके पास नेक्स्ट स्टेटमेंट था उसके अंदर हमने डिफाइन किया है सिंपल स्क्वायर फंक्शन को और जो आपके पास फंक्शन था उसने एक्सेप्ट किया वैल्यूज को और रिटर्न किया है स्क्वायर उस वैल्यू का जो कि हमने उसे प्रोवाइड की थी। हमने यहाँ पर दे दिया सिंपली एक वेरिएबल जिसका नाम दे दिया हमने यहाँ पर स्क्वायर अंडरस्कोर फंक्शन। उसके बाद हमने यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर लिया और फिर यहाँ पर फंक्शन वाला जो आपके पास कंप्लीट आर्गुमेंट है उसको यूज किया। उसके बाद हमने यहाँ पर दे दिया n, अब n क्योंकि हमें पता है नंबर ऑफ वैल्यूज है दे दिया। उसके बाद यहाँ पर दिया डिक्शनरी कंप्यूट द स्क्वायर ऑफ इंटीजर n, उसके बाद हमें दे दिया यहाँ पर 2। तो ये जो है ये हमारे पास क्या, ये हमारे पास जो है वो यहाँ पर स्क्वायर, यानी कि हम जो है इसका स्क्वायर रिटर्न करेंगे 2 का स्क्वायर होगा यहाँ पर क्या होगा 2 2 जा 4 यानी कि 4 होगा। तो उसके बाद लास्ट में हम यहाँ पर कमेंट लगाएंगे कॉलिंग द फंक्शन एंड पासिंग वैल्यू 4। हम उसके बाद फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ पर फंक्शन को कॉल करने के बाद उस फंक्शन उसके अंदर जो पास करेंगे 4 वैल्यू को। तो उसके बाद हमारा फंक्शन का नाम यहाँ पर आ गया यानी कि वेरिएबल आ गया जो कि है स्क्वायर अंडरस्कोर फंक्शन। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर
वो फंक्शन आ गया, यानी कि वो वैल्यू आ गई जो हमें पास करनी थी, जो कि थी 4। तो ये हमारे पास क्या है, ये 4 क्या है, 4 हमारे पास है स्क्वायर, किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, जो कि हमने यहाँ पर कंडीशन प्रोवाइड की थी हमारे फंक्शन में। तो ये जो है ये हमारा फंक्शन है कि हम किस तरीके से आर के अंदर फंक्शंस को बना सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं जरा कोड के एक्सप्लेनेशन की, किस तरीके से जो है हम यहाँ पर इसको काम करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो पहला पॉइंट, द फंक्शन इज नेम्ड स्क्वायर अंडरस्कोर फंक्शन, इट कैन बी कॉल्ड व्हाटएवर वी वांट। यानी कि जो आप हमने यहाँ पर नाम दिया था स्क्वायर अंडरस्कोर फंक्शन वाला जो वेरिएबल था, वो जो है वो इसलिए यूज किया था कि उसको जो आप किसी भी तरीके से जो है वो यहाँ पर यूज कर सकते हो जैसा आप चाहो। सेकेंड पॉइंट कहता है इट रिसीव्स एन आर्गुमेंट n, वी डिडंट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ वेरिएबल सो दैट द यूजर कैन पास एन इंटीजर, अ वेक्टर और अ मैट्रिक्स। अभी जो हमने रिसीव किया था एक आर्गुमेंट जिसका नाम n था, वो बेसिकली स्पेसिफाई नहीं था उसके टाइप के वेरिएबल का, और यहाँ पर इसकी वजह से जो यूजर था, यूजर ने जो पास किया इंटीजर वैल्यू, आपके पास वेक्टर और मैट्रिक्स। द फंक्शन टेक्स द इनपुट n एंड रिटर्न्स द स्क्वायर ऑफ द इनपुट। सबसे पहले फंक्शन ने जो है वो एक इनपुट लिया जो कि था n, और उसको रिटर्न किया, उसके स्क्वायर को रिटर्न किया बेसिकली। अगर 2 होगा तो 2 का स्क्वायर, 4 होगा, 6 होगा तो 6 का स्क्वायर, 36 होगा, तो इस तरीके से जो है स्क्वायर रिटर्न किया। व्हेन यू आर डन यूजिंग द फंक्शन वी कैन रिमूव इट विद द rm फंक्शन। अगर आप यहाँ पर फंक्शन को जो है वो रिमूव करना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि फंक्शन जो है वो यहाँ ना रहे, रिमूव हो जाए, तो उसके लिए आपको यहाँ पर rm वाला फंक्शन यूज करना है, और इससे जो है आप अपने फंक्शन को रिमूव कर सकते हो। उसके बाद आफ्टर यू क्रिएट द फंक्शन, जब आप फंक्शन को क्रिएट करो तो आपने यहाँ पर rm यानी कि रिमूव करना है फंक्शन को। तो रिमूव करने के लिए उस फंक्शन को आपने जिस वेरिएबल में स्टोर करवाया उस वेरिएबल का नाम आपको यहाँ पर देना है स्क्वायर अंडरस्कोर फंक्शन, और उसके बाद आपने यहाँ पर प्रिंट करना है स्क्वायर अंडरस्कोर फंक्शन को। तो हमारे पास जो वो फंक्शन यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। तो rm का मतलब होता है रिमूव, और rm फंक्शन हम किसी भी फंक्शन को या फिर किसी भी चीज को रिमूव करने के लिए r के अंदर काम में लेते हैं। Environment scoping. In R, the environment is a collection of objects like functions, variables, data frames. तो जो environment होता है वो एक तरह का collection of objects होता है function के अंदर, जिसमें आपके पास यहाँ पर variables होंगे, functions होंगे, data frames होंगे। R opens an environment each time R Studio prompted. अब R जो है उसके बाद एक environment है जो कि हर एक बार R Studio के अंदर prompt है। आप यहाँ देख रहे हो the top level environment available is the global environment called r underscore global in, and we have the local environment. अब टॉप लेवल एनवायरनमेंट जो है वो अवेलेबल है आर के ग्लोबल एनवायरनमेंट में, और हमारे हम जो एनवायरनमेंट यूज करते हैं वो है आर ग्लोबल एनवायरनमेंट, एंड वी हैव द लोकल एनवायरनमेंट। लेकिन हमारे पास जो एनवायरनमेंट है वो कौन सा है, वो लोकल एनवायरनमेंट है। ठीक है, ये हमारे पास जो एनवायरनमेंट की बात हो गई। वी कैन लिस्ट द कंटेंट ऑफ द करंट एनवायरनमेंट। अगर आपको यहाँ पर करंट एनवायरनमेंट के अंदर कितने कंटेंट्स हैं, कितने आपके पास जो है वो यहाँ पर आपने काम किया, तो उसको आपको अगर लिस्ट डाउन करना है तो आपको यहाँ पर ls यानी कि लिस्ट वाला जो यहाँ पर फंक्शन है उसको यूज करना है, और लिस्ट वाले फंक्शन से आप जो है यहाँ पर दे देना है एनवायरनमेंट, और उसके बाद आपके पास आपने जो एनवायरनमेंट के जितना भी काम आपने किया वो सारा काम लिस्ट डाउन कर देगा ये लिस्ट वाला फंक्शन। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर इसकी बात हो गई। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हो अ न्यू एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड फॉर ईच फंक्शन इन द अबव एग्जांपल द फंक्शन स्क्वायर फंक्शन क्रिएट्स अ न्यू एनवायरनमेंट इनसाइड द ग्लोबल एनवायरनमेंट। अब जो हमारे पास नया एनवायरनमेंट है वो क्रिएट करें उसके अंदर एक फंक्शन को, हर एक फंक्शन को। उसके बाद आपने पहले इससे पहले जो एग्जांपल देखा, द फंक्शन स्क्वायर फंक्शन क्रिएट्स अ न्यू एनवायरनमेंट इनसाइड द ग्लोबल फंक्शन। अब ये जो हमारे पास हमने नया फंक्शन बनाया स्क्वायर अंडरस्कोर फंक्शन, वो क्रिएट करेगा एक नया एनवायरनमेंट को जो कि आपके पास ग्लोबल एनवायरनमेंट के अंदर होगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हो टू क्लैरिफाई द डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल एंड लोकल एनवायरनमेंट लेट्स स्टडी फॉलोइंग एग्जांपल। टू क्लैरिफाई यानी कि हम जो है क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि भाई हमारे पास ग्लोबल एनवायरनमेंट और लोकल एनवायरनमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं। These functions take a value x as an argument and add it to y defined outside and inside the function. हमने एक फंक्शन लिया जिसके अंदर वैल्यू थी x और वो एज एन आर्गुमेंट थी, और हमने उसको ऐड कर दिया y के अंदर ताकि हम डिफाइन कर सकें आउटसाइड और इनसाइड उस फंक्शन के अंदर। अब आप यहाँ पर देख रहे हो इस एग्जांपल में हमारे पास सबसे पहला वेरिएबल है y जिसके अंदर हमने स्टोर करवा दिया 10 को। सेकंड वेरिएबल है f यानी कि फंक्शन, और इस फंक्शन को हमने बनाया यहाँ पर, और उसके अंदर हमने जो है पैरेंथेसिस में दे दिया x। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, हमने ऐड किया x प्लस y।
अब x प्लस वाई यानी कि आपके पास वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, यानी कि आप जो है यहाँ पर x जो कि हमारे पास डिफाइंड है, यहाँ पर y जो कि हमारे पास जो है 10 है, तो x प्लस वाई ये हमारे पास फंक्शन है और ये हमने जो है डिफाइन कर दिया। उसके बाद f यहाँ पर दे दिया 5, ठीक है, f क्या दिया, f हमारे पास दे दिया 5, तो यहाँ पर होगा 5 प्लस वाई, 5 प्लस वाई, 5 प्लस वाई, इस तरीके से जो है जो भी प्लस प्लस होके इंक्रीमेंट होता रहेगा। उसके बाद फाइनल जो रिजल्ट है वो आएगा y में, और यहाँ पर हमने जो y को प्रिंट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ देख रहे हो, इसके अंदर आपने दिया यहाँ पर f5, यहाँ पर आ गया 15, यानी कि आपके पास 5 प्लस 5 10, 5 प्लस 5 15 प्लस 5 20, इस तरीके से जो है आपके पास यहाँ पर रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। ये आप देख रहे हो नीचे आपके पास रिजल्ट जो है वो आ गया है। आप यहाँ देख रहे हो द फंक्शन f रिटर्न्स द आउटपुट 15, क्यों, क्योंकि आपके पास 10 था, y क्या था, y 10 था। अब आपने जो है फंक्शन की, यानी कि जिस वेरिएबल में फंक्शन स्टोर है आपका, उसका भी नाम f है, तो आपने f की वैल्यू क्या दी थी 5, तो 5 प्लस 10 कितना हो गया 15, तो ये हमारे पास आउटपुट आया है इसका, ठीक है। दिस इज बिकॉज y इज डिफाइंड इन द ग्लोबल इन्वायरमेंट, ये इसलिए हुआ क्योंकि y जो है वो डिफाइंड था हमारे पास ग्लोबल इन्वायरमेंट में। एनी वेरिएबल डिफाइंड इन द ग्लोबल इन्वायरमेंट कैन बी यूज्ड लोकली, आपके पास जितने भी वेरिएबल्स हैं जो कि डिफाइंड है वो आप ग्लोबल इन्वायरमेंट में जो है वो यूज कर सकते हो, लोकली यूज कर सकते हो। The variable y has the value of 10 during all functions calls and is accessible at any time। आपके पास जो r के अंदर वेरिएबल्स होते हैं y के अंदर बेसिकली वो यहाँ पर उसकी वैल्यू जो है वो 10 रखी है, लेकिन आपके पास जितने भी फंक्शंस है ड्यूरिंग ऑल फंक्शन, जब आप कॉल करते हो सारे फंक्शंस को, उसको जो आपके पास टाइम है वो एक्सेसिबल रहता है हर बार। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है ये, तो आप यहाँ देख रहे हो वी नीड टू ड्रॉप y प्रायर टू रन दिस कोड यूजिंग RMR। अब हम लोग यहाँ पर जो y वाला यहाँ पर हमारा पास ऑब्जेक्ट था उसको जो है वो ड्रॉप करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए सिंपली इस एग्जांपल में आप देखो कि हमारे पास सबसे पहले हमने बनाया f जिसमें हमने फंक्शन को स्टोर करवाया, उसके बाद y जिसमें हमने 10 को स्टोर करवाया, उसके बाद हमने कंडीशन दी x प्लस वाई, ठीक है, फंक्शन का x है प्लस वाई रेफरेंसिंग, तो यहाँ पर आ गया f5, यहाँ पर भी हमने 5 दी वैल्यू f की, तो f की वैल्यू 5 है तो 5 प्लस 10 15। उसके बाद y को जो है हमें ड्रॉप करना है, तो ड्रॉप करने का आप देख रहे हो एरर आ गया, ऑब्जेक्ट y नॉट फाउंड, यानी कि y जो है वो हमने यहाँ पर दिया ही नहीं। आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास हमने जब इसको एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास आउटपुट तो 15 आ गया, लेकिन y जो है जब हमने उसको प्रिंट किया तो हमारे पास ये कह रहा है एरर ऑब्जेक्ट y नॉट फाउंड, क्यों, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट फंक्शन में था नहीं। तो ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल हो गई। द आउटपुट इज ऑल्सो 15 when we call f5 but returns an error when we try to print the value y। हमारे पास जो आउटपुट है वो आया 15 जब हमने कॉल किया f5 को, उसके बाद बट रिटर्न उसने जो है वो एरर किया, उसने एरर रिटर्न की, क्यों, क्योंकि उसके पास प्रिंट जो वैल्यू थी वो स्पेसिफाई नहीं थी। द वेरिएबल y इज नॉट इन द ग्लोबल इन्वायरमेंट, और आपके पास जो y वाला वेरिएबल था वो उस ग्लोबल इन्वायरमेंट में प्रेजेंट नहीं था। तो ये जो है ये हमारे पास हो गए यहाँ पर फंक्शंस। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं फाइनली R uses the most recent variable definition to pass inside the body of a function। हमारे पास फाइनली जो है R यूज करता है मोस्ट रिसेंट, मतलब अभी बिल्कुल अभी जो है रिसेंट हमारे पास यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी डेफिनेशन हमने पास कर दी जो है वो इंटैक्ट बॉडी के अंदर, यानी कि फंक्शन है, फंक्शन की बॉडी होगी उसके अंदर हमने पास किया। लेट्स कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल। हमारे पास एग्जांपल प्रेजेंट है, यहाँ पर y है जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, फिर वेरिएबल है उसमें 2 दिया है, एंड देन उसके बाद हमारे पास सेकंड वाला जो ऑब्जेक्ट है उसमें हमने फंक्शन को स्टोर करवाया, तो f यानी कि जो आपका फंक्शन है यहाँ पर आ गया फंक्शन और यहाँ पर आ गया x। अब y इस बार हमने दिया 4, तो x प्लस वाई, यहाँ पर 5 की वैल्यू इस बार हमने दिया 5, तो यानी कि ये हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा 5 प्लस 4 आएगा 9। क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास f की जो वैल्यू है वो क्या है 5 और जो y की वैल्यू वो क्या है 4, तो यहाँ पर आएगी x, क्योंकि x तो रेफरेंस है ना फंक्शन के अंदर, मेन जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी f की, क्योंकि ये वेरिएबल है इसकी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर सपोज करो x नहीं है f है, तो यहाँ पर आ गया 5 प्लस 4, तो यहाँ पर आ गया 9, ठीक है, आउटपुट आएगा 9। R इग्नोर्स द y वैल्यूज डिफाइंड आउटसाइड द फंक्शन। R ने जो है वो इग्नोर कर दी y की वैल्यूज को, क्यों, वो क्योंकि वो जो फंक्शन है उसके बाहर डिफाइंड थी। Because we explicitly created a y variable inside the body of the function, क्योंकि हम लोगों ने जो एक्सप्लिसिटली क्रिएट किया था y को, y वाले वेरिएबल को किसके अंदर, इनसाइड बॉडी के इनसाइड, यानी कि बॉडी के अंदर,
उस फंक्शन में। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर हो गए इन चीजों की बात। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो मल्टी आर्गुमेंट फंक्शन। वी कैन राइट अ फंक्शन विद मोर देन वन आर्गुमेंट। जब हम यहाँ पर एक फंक्शन को लिखते हैं और उसके अंदर एक से ज्यादा आर्गुमेंट्स होंगे, कंसीडर द फंक्शन कॉल्ड टाइम्स, इट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड फंक्शन मल्टीप्लाइंग टू वेरिएबल्स। अगर आप यहाँ पर कंसीडर करते हो किसी फंक्शन को, उस टाइम्स को, तो आप जो है यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड फंक्शन को जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे किसी भी दो वेरिएबल्स के साथ। अब आप यहाँ पर देख रहे हो टाइम्स, तो हमारे पास आ गया टाइम्स, ये हमारा क्या है, ये हमारा वेरिएबल है। उसके बाद हमने इसके अंदर स्टोर करवाया फंक्शन को और यहाँ पर हमने दो जो है वो आर्गुमेंट प्रोवाइड कर दिए, एक्स और वाई, या फिर नॉर्मली इसको पैरामीटर्स भी कह सकते हो। उसके बाद हमने यहाँ पर दिया एक्स एस्ट्रिक वाई, यानी कि अब जो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप जो एक्स एस्ट्रिक वाई, यहाँ पर डिक्शनरी क्लोज। उसके बाद टाइम्स, तो 2/4, यानी कि हमारे पास यहाँ पर जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये पहला वाला जो यहाँ पर नंबर है 2, वो किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, और जो सेकंड वाला है वो किसकी वैल्यू है, y की। तो 2 यहाँ पर हमें कंडीशन दी है x मल्टीप्लाई बाय y, यानी कि x एस्ट्रिक y, तो 2 4 जा 8। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो यहाँ पर फंक्शंस हो गए।